नमस्कार दोस्तों, नाड़ी परीक्षण के विस्तृत जानकारी को पाने के बाद आज हम जीभ को देखकर के कैसे हम किसी व्यक्ति के शरीर के लक्षण, उसके कफ, पित्त और वायु जैसे इन दोषों के स्वभाव, इसके गुण, उसके प्रकृति, होने वाला रोग, आने वाला रोग, किस समस्या से ग्रसित है, क्या हम जीभ से इन सारे बातों को पता लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए और इस विधि को जानने के लिए आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से न केवल सुनना, न केवल देखना, न केवल समझना, बल्कि आपने नोट भी करते हुए जाना। हर एक मेरे लफ्ज को ध्यान से सुनना है और जो जीभ में आपको दिखाऊंगा उसके कलर को, उसके आकृति को आपने ध्यान से देखना है। ठीक है जी। नाड़ी परीक्षण करते वक्त मैं जो आपको सिद्धांत दे रहा था उससे आप इस बात से कंफ्यूज थे कि भाई आपने सिद्धांत तो बताया लेकिन हमें वो बातें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एग्जैक्टली लोकेशन जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन आज वो कोई स्थिति आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके बहुत सारे इस तरह के जीभ को कलेक्शन करके उन सभी, ये देखिए यहाँ बहुत सारे सिद्धांत मैंने रख दिया। इसी के आधार पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये ग्रंथोक्त बातें हैं, मैं अपने मन से कोई बात आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। तो उन सभी सिद्धांतों को, जैसे यहाँ जीवा मूले मलिनता अग्रे भवति निर्मला, तो ये वात श्लेष्म विकारास सन्निपातस्य कारणम। तो यह जो श्लोक है, ये श्लोक तो बता दिया कि भाई जीभ के मूल में अगर मलिनता हो और जीभ के अग्रभाग निर्मल हो तो वो वात और श्लेष्म से संबंधित विकार से वो ग्रसित है और इस तरह के रोगी अक्सर सन्निपात संबंधित ज्वर से वो पीड़ित होता है। सिद्धांत तो कह दिया, लेकिन उस तरह के जीभ अगर मैं आपको दिखाऊं और दिखाते हुए बताऊं कि हाँ यही वो जीभ है जो इस तरह से वो वर्ड जो ऊपर ग्रंथकार ने बताया है, तो आपको देखते हुए, सुनते हुए समझने में फिर आपको आसान होगा और अभ्यास अगर आप करते रहोगे तो फिर रोगी को डायग्नोस करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि नाड़ी परीक्षण अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो आज के ये वीडियो आपको उस दिशा में बहुत हेल्प करेगा कि जहाँ समझ में नाड़ी परीक्षण नहीं आया वहाँ उसको स्टॉप करके इस जीभ के सिद्धांत को याद करके उस रोगी के जीभ को देख करके आप फिर वहाँ नोट कर सकते हैं कि यहाँ जो मुझे नाड़ी में समझ नहीं आ रहा था वो चीज़ मुझे जीभ ने यहाँ पर समझा दिया। समझ में आया? तो नाड़ी परीक्षण, जिह्वा परीक्षण, मूत्र परीक्षण, अब आने वाले समय में हम यूरिन के ऊपर भी बात करेंगे, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे जो ग्रंथकार है उन्होंने जो जीभ है उसको रक्त और मांस के प्रसाद भाग से बना हुआ ऐसा माना है और ऐसा बताया है। हमारे चाहे वो स्प्लीन हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, वो सभी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आदि इन धातुओं के योग से बना हुआ है। कोई किसी योग से, कोई किसी के योग से। आज हम बात कर रहे हैं जीभ से संबंधित, तो आज हमारा फोकस सिर्फ जीभ के ऊपर रहेगा, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो समझ लो कि जो जीभ है वो ब्लड और मांस, मीट, इन दोनों के प्रसाद से बना हुआ है। और जीभ में हमें विशेष करके क्या देखना है, जो अन्न व स्रोतस में होने वाली गड़बड़ी, अच्छे और बुरी स्थिति, और मध्य शरीर में होने वाली जो समस्या है, जो बातें हैं, उसे हम जीभ से देखेंगे, क्योंकि अन्न व स्रोतस और मध्य शरीर का प्रतिनिधित्व करने वाला जीभ है। इसके हर एक स्थितियों को हम जीभ से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है जी। श्लोक तो आपने देख लिए होंगे। जिह्वा मूले मलिनता हयग्रे भवति निर्मला वात श्लेष्म विकारास सन्निपातस्य कारणम। दूसरे नंबर में आता निर्मला मूल देशे तो अग्रे मलिनवद्वया पित्त वात विकारासा शूल ग्रंथ अनुकारिणी। इसके अर्थ होता है जिह्वा मूल यदि मलिन है और अग्रभाग यानी जिह्वा का जो टीप वाला जो भाग है वो अगर निर्मल है, ये जो ऊपर के भाग बहुत गंदा है और टीप वाला भाग बहुत साफ है, निर्मल है, तो ये वात और कफ से संबंधित विकार ऐसा समझना चाहिए। निर्मला मूल देशे तु,
लेकिन अगर मूल देश में यह जीभ के मूल भाग बिल्कुल निर्मल है और अग्रे मलिनता, ये जो आगे वाला जो भाग है वो बहुत ज़्यादा अगर मलिन है तो पित्त वात विकारासा शूल ग्रंथ अनुकारिणा। तो इसी तरह से वात और पित्त से संबंधित विकार अगर होगा तो जीभ के मूल भाग में शूल और ग्रंथि दिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ थोड़ी देर के बाद में आपको वो सारे इसके जीभ यहाँ पर दिखा के मैं आपको बताऊंगा। मध्य निम्न विशाल आग्रा, जीभ के मध्य भाग अगर छोटा हो और आगे वाला टिप वाला भाग थोड़ा सा बड़ा हो तो सिरो रोग अभिवर्धिनी। तो ये सिरो रोग से सिर में होने वाले विविध प्रकार के व्याधि हमें समझ में आनी चाहिए। जीवा पीत, यदि वो पीले कलर का है, खर है, स्पर्श में वो खर लगता है बिल्कुल खुरदरा जैसा। स्फुटिता मारुते आदि के, अगर स्फुटित है उसमें दरार सा दिखता है तो ये वायु के बढ़ता हुआ स्थिति समझ में आनी चाहिए। रक्ता श्यामा भवेत पित्ते, यह रक्त वर्ण के है, यह हल्का सा ब्लैकनेस टाइप का है तो वो पित्त बढ़ा हुआ समझ में आना चाहिए। कफे शुभ्रा, शुभ्रा यानी सफ़ेद, तो द्रवाधिका द्रवपन यानी कि उसमें चिकनाहट, उसमें नमी, उसमें निर्मलता, उसमें चिकनाहट, उसमें द्रवता अगर ज़्यादा दिखता है, उसमें कफ की थोड़ा सा ना जैसे लार जैसा दिखता है जीभ में, तो ये कफ वाला जीभ ऐसा समझना चाहिए। कृष्णा सकंटका शुष्का सन्निपाते अधिकेतु, यदि सन्निपात अवस्था है तो काला वर्ण का होगा और कंटक से युक्त होगा और सूखा हुआ जीभ रहेगा। ठीक है। मिश्रिते मिश्रिते गेया अरिष्ट लक्ष्म विवर्जये, तो इस तरह से विविध प्रकार के यहाँ श्लोकों के बारे में बताया है। बस मैं आपको ये थोड़ा सा सुना ही रहा हूँ, बल्कि इसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर के बाद में हम चर्चा विस्तृत रूप से करने ही वाले हैं। बस पानीय मसनम वापी षड्रसम वा न रोचते सरसा विरसा जीवा ज्वर लक्ष्माधीयते। तो यहाँ पर अगर पानी पीने पर किसी चीज़ का, किसी प्रकार के रसों का, षड रसम है ना, 6 प्रकार के जो रस होते हैं ना, उन सभी रसों का कोई स्वाद अगर जीभ में पता नहीं चलता तो सरसा और विरसा, किसी प्रकार का कोई अच्छे और बुरे रसों का कोई पता नहीं चलता, तो ये बुखार का लक्षण है, ज्वर का लक्षण है, ऐसा हमें मानना चाहिए। ठीक है जी। अब आइए जरा हमारे आज का इस वीडियो का सबसे पहला जो सिद्धांत है उसका हम आज यहाँ पर प्रतिपादित करेंगे। देखिए जरा, यहाँ जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले जब हम जीभ को देखेंगे सीखने के लिए, आप अभी जीभ सीखने के लिए आए हैं, तो जीभ सीखने के लिए सबसे पहले हमें उस व्यक्ति के शरीर के जो प्रकृति है, कफ है, पित्त है या वात है, कफात्मक, पित्तात्मक या वातात्मक, किस तरह का शरीर का प्रकृति है, उसे पहले समझना होगा। तो जीभ से हमें ये पता चल जाता है कि व्यक्ति का शरीर कफ वाला है या पित्त वाला है या वात वाला है। मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ, मैं अभी समस्या की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी किसी रोग को नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ आपको प्रकृति के बारे में। तो ये जो आप कफ वाला जो जीभ देख रहे हैं, इसको आप देखो, और ये जो है बीच में पित्त वाला जीभ है और ये लास्ट में वायु वाला जीभ है। इन जीभ से आपको क्या महसूस होता है, क्या लगता है? देखो, कफ वाला जो जीभ है, वो जो जीभ है थोड़ा सा गोलाकार होगा, दिखने पर लगता है कि थोड़ा सा इसमें स्वेलिंग जैसा बना है, थोड़ा सा इसका ऊपर की ओर उभार बना हुआ रहेगा। समझ में आया? ये कफ वाला जीभ है। उस जीभ को दूर से देखने से ही लगता है कि उसका जो जीभ है, उसका आकार, उसकी आकृति दूसरों से थोड़ा भारी भी है और कुछ गोल है। उसमें अगर कभी दोष पनपेगा, ठीक है, अगर कभी दोष पनपेगा, तो आप जानते हो कफ दोष वाले के शरीर में ज़्यादातर, कफ प्रकृति वालों के शरीर में ज़्यादातर कफ ही ज़्यादा विकृत अवस्था में अगर होता है तो फिर कफ के ही दोष दिखेंगे, जैसे अजीर्ण आदि। तो यहाँ जो सफ़ेद कोट जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये कफ के विकृत अवस्था है। तो यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है कि आकार में बड़ा, मोटा और थोड़ा दिखने पर भारी होगा। तो समझ लेना कि ये कफ का जीव है।
ऐसे ही पित्त के जीव में मध्यम आकार होगा। वो न तो बहुत भारी होगा, न मोटा होगा, न तो आकार में हल्का गोलापन होगा। ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम होगा। ठीक है, पित्त प्रकृति के जीव की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ अभी कोई दोषों की बात नहीं है। अभी हमें समझना होगा कि व्यक्ति का जो जीव है उसको देख करके उसके प्रकृति को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति के प्रकृति को नहीं समझ पाते तब तक हम उसके रोगों को और विकृति को कैसे समझेंगे। ठीक है जी, तो प्रकृति को तो जानना जरूरी होता है हमें। तो कफ प्रकृति वालों का जो जीव है वो हमेशा आकार में थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा भारी, कुछ गोल आकृति वाला और थोड़े थोड़े कभी कभी सफ़ेद क्रीम जैसा कुछ, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। तो ऐसा जीव अगर आपको दिखे तो समझ लो कि यह कफ प्रकृति वाला है। दूसरे नंबर में जो पित्त का जीवा है वो मध्यम आकार का होगा, वो लाल वर्ण का होगा, मध्यम सिरा वाला होगा, है ना, मध्यम सिरा, वो रक्त वर्ण का होगा और जीवा के अग्रभाग में रक्त वर्ण दिखाई देगा। लेकिन कफ के जीव में रक्त वर्ण ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, वो सफ़ेद कलर का दिखाई देगा कफ के प्रकृति वालों के जीव में। लेकिन पित्त में आप जानते हो कि बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर पीला दिखे तो वो पित्त है। लेकिन दोस्तों, पीला दिखना पित्त नहीं है। पीला जो है वो वात का नहीं है, पित्त का नहीं है। पीला जो दिखेगा वो स्वाभाविक रंग, देखो कफ का स्वाभाविक रंग क्या है? सफ़ेद है। पित्त का स्वाभाविक रंग क्या है? लाल है। और वात का स्वाभाविक रंग क्या है? पीला है। तो ये चीज़ को आप समझो। अगर कफ बिगड़ा है और कफ ही का अगर उसका प्रकृति होगा तो उसके जीभ थोड़ा भारी, थोड़ा मोटा और उसके ऊपर इस तरह के कृमि दिखाई देगा। पित्त बिगड़ा है, पित्त प्रकृति है, तो इस तरह के जीभ में रक्तपन आपको दिखाई देगा। ठीक है। और वात बिगड़ा है तो वात के बिगड़ते हुए वात में इस तरह के कुछ हल्का सा पीलापन आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। ये देखिए जरा कितना आपको यहाँ पर हल्का सा ये कुछ पीलापन आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो जिस तरह से कफ का गोलाकार और मोटा था, वैसे पित्त का गोलाकार और मोटा नहीं है, वो मध्यम आकार का है। लेकिन वात का दोस्तों बहुत पतला है। रोगी को कहोगे जीभ निकाले तो वो लंबा निकालेगा। कफ वाला कभी इतना इस तरह के लंबा नहीं निकालता। कफ वाला हमेशा गोल मटोल करके ऐसे निकालेगा। वात वाला इस तरह के जीभ निकालेगा। ठीक है जी। उसके ये देखो टिप बड़ा तीखा होता है वात वालों का। ये टिप से भी हमें पता चलेगा। ये जो एंड वाला जो भाग है ये बहुत अच्छा इंडिकेट करता है। ये देखो वात का बड़ा ही शार्प होगा, बहुत पतला होगा। पित्त का बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, लेकिन कफ का तो बिल्कुल गोलाकार है। तो टिप से और इसके मूल भाग से हमें ये चीज़ें समझ में आएगा। और ये जो सेंटर वाली जो भाग है इससे हमें समझ में आएगा कि ये जो जीवा है वो वात, पित्त या कफ किस तरह के प्रकृति के व्यक्ति का ये जीव है। ठीक है। अब जब कफ में कोई विकार युक्त होगा या वैसे भी स्वाभाविक रूप से अगर हम कफ के रोगी के जीव को देखते हैं तो आकार में बड़ा, मोटा और भारी होते हुए वो लार युक्त और हल्का लगता है, सूजा हुआ सा है। उसके अगले वाले भाग में हल्का सा क्रीम जैसा लिपटा हुआ दिखेगा। पिछले वाले भाग में भी। पित्त में क्या लिखा है ग्रंथकार ने, ऊपर जो हमने श्लोक पढ़े थे, जीवा के अग्रभाग जो है वो एकदम लाल होगा। अगर पित्त प्रकृति का व्यक्ति है और उसको कोई प्रॉब्लम है तो जीभ के बीच में डट डट होगा और रेड कलर का होगा। समझ लो पित्त प्रकृति है। ठीक है। रक्त वर्ण पित्त का स्वाभाविक गुण है, पीला नहीं है। वो अगर विकृत अवस्था में आता है तो फिर वहां पर कुछ हरा, पीला, नारंगी, तीन तरह के रंग कभी
मिश्रित अवस्था में, कभी अलग अलग रूप से आपको पित्त के प्रकृति वाले व्यक्ति के जीभ में दिखाई देगा। अगर विकृत अवस्था में जाएगा तो पित्त के जीभ में आपको कहीं पीला रंग दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना कि पीला रंग जो है ना, वो रक्त की कमी का आपको अंदाजा लगाएगा कि जीभ में पीलापन है तो कहीं ना कहीं ब्लड की कमी है। अब किस जगह में है वो हम फिर बाद में अभी यहाँ से बात करेंगे, ठीक है। जीभ के किस हिस्से से शरीर की कौन से ऑर्गन्स को देखना है, बस बने रहो, लगे रहो इस वीडियो के अंत तक। तो यहाँ पर हमने जैसे कि बात किया था, पित्त का जो जीव है वो मध्यम आकार का, लाल वर्ण का, मध्यम सिरा वाला, जीवा के आगे वाला भाग रक्त वर्ण का। विकृति अवस्था में अगर पित्त के जो जन्म प्रकृति वाले हैं उनके शरीर में अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ हरा, पीला या नारंगी रंग अलग अलग भी दे सकते हैं, या इसके मिक्सअप भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है, ठीक है। मध्य भाग में लेप होता हुआ आपको दिखेगा, ये भी ध्यान देना। कफ जो है, अगर कफ में दिक्कत होगी, जैसे ये जो मूल भाग है ना ये कफ का है, और ये जो आगे वाला जो भाग है ये वात का स्थान है। समझ में आया आपको? तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, पित्त जो है वो मध्य में बिल्कुल जीभ के बीच में पीला रंग दिखाई देगा। अगर वायु का होगा तो टीप में यहाँ पर दिखाई देगा रंग, ठीक है। और अगर कफ विकृत अवस्था में होगा तो बिल्कुल मूल भाग में आपको विकार जीभ में दिखाई देगा। अगर वायु किसी व्यक्ति का जन्म प्रकृति है तो उसका जीभ के साइज कुछ ऐसा रहेगा। समझ में आया आपको? जीभ के साइज ऐसा रहेगा। अगर वो जो वायु है जब विकृत अवस्था में होता है तो एक जीभ मैंने यहाँ रख दिया, ये देखिए जरा, वायु का जीभ जब बिगड़ता है तो कुछ इस तरह के जीभ आपको रोगी के मुंह में दिखाई देगा। जैसे स्वाभाविक रंग इसका पीला है, लेकिन विकार होने पर ये काला भूरा रंग का बन जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो डट जो होगा ये ब्लैकनेस होगा, जहाँ वो समझ लो कि ये वायु के विकृत अवस्था में आया हुआ है। लेकिन यही डट अगर आपको रेड कलर में दिखाई दे तो समझ लो कि ये पित्त के विकार है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रक्त वह स्रोतस में पित्त की वृद्धि हुआ, ऐसा समझना चाहिए। जैसे ये जो डट है यहाँ पर भी थोड़े थोड़े रक्त कलर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। साइड में देखिए टॉप में दिख रहा, कहीं ना कहीं इस भाग में भी दिख रहा है। तो यहाँ पर भी इस व्यक्ति के देखिए यहाँ पर पीत रंग दिख रहा है ऊपर, यहाँ पर लिप से थोड़े से ऊपर। तो पहले हमने बताया था कि जो पीत रंग है स्वाभाविक रूप से किसका है, ये खून की कमी है, और ये वायु का स्वाभाविक रंग है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। पित्त का जो स्वाभाविक रंग है वो रक्त वर्ण है, ठीक है। तो अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आई तो आप किसी भी आयुर्वेदिक ग्रंथ में आप जा कर के इसको आप देख सकते हैं दोस्तों। ये हो गया। अब दूसरे नंबर में हम इस चीज़ को जाने बगैर तो जीभ देखने का कोई मजा ही नहीं है कि जीभ के किस हिस्से में किस ऑर्गन को समझे। समझ में आया? मान लो कि ये जीभ के मूल भाग है और ये जीभ के अग्रभाग है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। समझ में आया? अब देखो, अगर हम मूल भाग से देखेंगे तो मूल भाग में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ ये जो एरिया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भी है यहीं पर, ठीक है। और इंटेस्टाइनल एरिया है ये, है ना। यहाँ पर पैनक्रियाज है, ये स्टमक का एरिया हो गया, ये हार्ट का एरिया हो गया, और ये जीभ का एकदम टिप वाली भाग हुआ, आगे वाला भाग हुआ। समझ में आया? अगर किसी व्यक्ति के सेंटर में क्रीम जम रहा है, चाहे वो रंग में पीला हो, चाहे काला हो, चाहे नीला हो, चाहे हरा हो, चाहे सफ़ेद हो, वो हम बाद में देख कर के वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला रंग कहाँ जम जाए तो क्या होगा, वो रंग के हिसाब से बाद में हम देखेंगे। लेकिन किस पार्टिकुलर पॉइंट्स में अगर वो रंग जम जाता है,
कुछ भी वहाँ पर दिखता है, चाहे वो घाव जैसा दिखे, चाहे वो कोई क्रीम जैसा वहाँ पर जमे, कुछ उबड़ खाबड़ जैसा दिखता है किसी किसी के जीभ में, किसी के जीभ में किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दरारें वहाँ दिखता है, तो वो किस पॉइंट्स में दिखे तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसका क्या अर्थ हो सकता है, इसको जानना तो जीभ देखने का सबसे बड़ा महत्व है। तभी आपको पता चलेगा, समझ में आएगा कि भाई इसके लिवर में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है या उसके लंग्स में प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो जैसे देखिए जरा, जीभ के मूल हो गया ये, और अगर जीभ के मूल में आपको कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो आपको समझना चाहिए कि ये इसके लार्ज इंटेस्टाइन में दिक्कत बता रहा है। अब किस तरह की दिक्कत है वो फिर बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने बस इतना समझना है कि जीभ के प्रकृति कैसा है और उसका आकार, और आकार के हिसाब से, रंग के हिसाब से कौन सा दोष उसका जन्म, प्रकृति और विकृति होगा, और जीभ के किस हिस्से में अगर हमें कुछ अनवांटेड चीज दिखता है, इसका मतलब शरीर के किस अर्गन में प्रॉब्लम। बस आज हम इन्हीं दो बातों के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये आपका पैनक्रियाज हो गया, ये आपका स्टमक हो गया। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत दिखता है, आपको कुछ भी दिखता है यहाँ पर, तो ये समझ लो कि ये स्टमक में कोई दिक्कत हमें समझ में आनी चाहिए। ये जीभ का टिप हो गया, अगर यहाँ पर आपको कोई दिखता है तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें दिख सकता है। इस कोने में ये लंग्स है, ये राइट लंग्स और ये लेफ्ट लंग्स हो गया, ये लिवर है और ये स्प्लीन है, ये राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी। बस इतने ही तो हमारे शरीर के मुख्य ऑर्गन से। समझ में आया दोस्तों? तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा, और यहाँ से उधर हम अब सेकेंड पार्ट में, क्योंकि इसको आपने अच्छी तरह से ध्यान से इसको देखना है, इसको नोट करना है, और कल हम आपके सामने फिर रूबरू रहेंगे। और यहाँ से उधर हमें जिह्वा के वात स्थान, पित्त और कफ स्थान तो आज हमने विचार किया, लेकिन कल जो जिह्वा मूले मलिनता हयग्रे भवति निर्मला वात श्लेष्म विकारा से सन्निपातस्य कारणम, उसको हम इन जीभ से समझेंगे, ठीक है। और ये जो इंडिकेट कर रहा है पित्त वाला, अभी जो हमने बात किया था, बस उनको बस यहाँ से उधर हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को हम समझते हुए जाएंगे। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आप आयुर्वेद से कोई ताल्लुक नहीं रखते, सिर्फ समझने का ही आपके मन में इच्छा है, तो आप ayushyogi.com में आप ज़रूर आइए, क्योंकि इस तरह के जो नॉलेज है आपको यहाँ पर भर भर के मिलेगा। इस तरह के डॉक्टर जो कि आपको लगता है कि मुझे ऐसे डॉक्टर से बात भी करना है, मुझे अपने रोग से कोई रोग के ऊपर हमें ट्रीटमेंट भी देना है, तो आपको बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करके उन डॉक्टर से, अभी तो मैंने यहाँ पर इसको बंद कर रखा है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है जी। उनके जो भी अमाउंट होगा बात करने के लिए वो आप फिक्स कर सकते हैं। उनसे आपने पढ़ना है, आपने चरक संहिता पढ़ना है, सुश्रुत पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, जो भी ऑनलाइन क्लास के अंदर जो दिखाया गया है पढ़ने के लिए आप बात करिए और आप आ जाइए। अगर आपको हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट में दिखाए हुए कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर ख़रीदना है तो यहाँ क्लिक करके आपने इसको ख़रीद सकते हैं, और मगर आपके पास पैसा ही नहीं है, जब पैसे नहीं है तो क्या खरीदे और क्या पढ़े, तो इसके भी हमने यहाँ व्यवस्था बनाया। शेयर एंड अर्न में आपने क्लिक करना है, उसके बाद आप अपने यारों को, अपने दोस्तों को इधर उधर आप शेयर करते रहिए, और यहाँ पर शेयर करते करते ये लॉगिन वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखता रहेगा, रोज़ अमाउंट वहाँ दिखेगा। आज मैंने 50 लोगों को शेयर किया तो आज मुझे 200 रुपया मिल गया, कल आपको 50 मिलेगा। ऐसे ही शेयर आप रोज़ करते रहिए, कभी 200, कभी 500, कभी 70, कभी 80 करते करते महीने के अंत तक में आपका जो अर्निंग जो है वो 1000, 1200, 2000 रुपया तक पहुँच ही जाता है। बस उसी का इस्तेमाल आप ऑन क्लास को पढ़ने के लिए, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप कर लीजिए, ठीक है जी। तो आज मुझे दीजिए विदा। आने वाले कल हम जिह्वा परीक्षण के दूसरे पॉइंट्स के ऊपर सावधानी पूर्वक ध्यान से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जल्दीबाजी अगर हम करेंगे तो हमें कुछ भी यहाँ मुझे लगता समझ में नहीं आएगा। हम ये एक आयुर्वेदिक ये एक ज्ञान गंगा है, इसका हम फ्री में
प्रवाह करना चाहेंगे, अगर आप आयुर्वेद सीखने के इच्छुक हो तो निश्चित आपको हमारे इस सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने को मिलेगा। तो आज दीजिए विदा। जय श्री राम।